राइट, यशवंत स्टार्टेड। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्टिबल होना सबसे पहले डिपेंड करता है उसके बाइजेक्टिव होने पे। हम आज ये स्टार्ट करने जा रहे हैं वैसे। तो अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, This is a new chapter. यस, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन बेसिकली यूनिट वही है, रियल मतलब रिलेशन फंक्शंस के अंडर में ही आता है ये भी, लेकिन ये एनसीईआरटी में चैप्टर 2 कहलाता है। इनफैक्ट ये रिलेशन एंड फंक्शंस ही आप समझो। जैसे जब सीबीएसई बोर्ड अपना ब्लूप्रिंट देता है ना, तो ये कहता है रिलेशन एंड फंक्शंस 10 मार्क्स का आएगा, तो 10 मार्क्स के इसमें ना ये भी इंक्लूड होता है, तो आप इसको चैप्टर 2 कह सकते हैं, राइट। तो फंक्शन इज बाइजेक्टिव, दैट मीन्स फंक्शन इज इन्वर्टिबल। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी वो इन्वर्टिबल है, एंड वाइस वर्सा। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो दैट मीन्स वो बाइजेक्टिव भी है। तो मैंने दोनों तरफ से एरो लगा दिया है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा रिकैप करके पूछूंगा आपसे जरा। मैं आपके सामने एक फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ, आपको सिर्फ ये देख के बताना है कि वो फंक्शन वन वन है या मैनी वन है, ठीक है, सिर्फ ग्राफ से। एक रफ स्केच बनाऊंगा मैं ऐसे। ये देखना, ये एक फंक्शन है, ऐसे ग्राफ बनाया रफली मैंने। तो ये देख के बताओ ये फंक्शन मैनी वन है या वन वन है? Anyone? मैनी वन है ये, श्योर? और कोई बताएगा ये मैनी वन फंक्शन है? मिशिता ने ऐसा बोला है। एनीबडी एल्स, ये फंक्शन मैनी वन है या वन वन है? क्योंकि अगर ये मैनी वन है तो इसका मैं इनवर्स नहीं ढूंढूंगा। वन मोर आंसर आई हैव इन चैट बॉक्स। ये शशांक ने बोला है वन वन है, ओके। तो अब मेरे पास दो आंसर है, अभी फटाफट से कोई तीसरा बच्चा बताओ ये वन वन है या मैनी वन है, जल्दी से। एनीबडी? किसी को कोई आइडिया नहीं है मैनी वन और वन वन का? भूल गए इसका मतलब। मैंने मैनी वन और वन वन आपको ग्राफ से देखना, चेक करना बताया था। चलो मैं आपको एक बार रिकैप करवा देता हूँ। शुभम का आंसर है कि ये फंक्शन नहीं है, ओके। शुभम पहले मैं आपको ना सारे डाउट क्लियर करता हूँ, चलो आप सब लोग समझो जरा, थोड़ा सा रिकैप कराना पड़ेगा। अगर मुझे चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, एक लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। इनफैक्ट आप बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हो, बस ये देखना है। यस, शशांक का आंसर बिल्कुल ठीक आया है, ये फंक्शन तो है, क्योंकि आप जब लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो देखो किसी भी जगह ग्राफ को एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पे नहीं कट करेगी, आप चेक कर सकते हो। ये जो लाइन मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ ना एक्स एक्सिस पे, देखो ये एक पॉइंट पे कट कर रही है, सो दैट मीन्स हर एक डोमेन की एक रेंज आ रही है। अब बात आती है मैनी वन है या नहीं है भाई। फंक्शन तो है भाई, कंफर्म फंक्शन है, क्योंकि अगर लाइन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एक ही जगह कट करेगी ग्राफ को तो वो फंक्शन होता है। दूसरा सवाल उठता है ये मैनी वन है या वन वन है, वो समझो। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जो लाइन ड्रॉ करनी है मैनी वन या वन वन के लिए, यस गौरिका ये मैनी वन है, उसके लिए आपको लाइन ड्रॉ करनी होती है परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, या ऐसे कह लो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ऐसे, ये आप ये देखो बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो इसका क्या इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, देखो यहाँ पे लाइन ने ग्राफ को कट किया और यहाँ पे कट किया। यहाँ पे मान लो x की कुछ वैल्यू है, सपोज करो मैंने कहा 1 है, यहाँ पे भी कुछ x की वैल्यू है, सपोज करो 5 है, और देखो यहाँ पे जो y की वैल्यू है, इस जगह जो लाइन कट कर रही है सपोज करो 3 है। तो इसका मीनिंग समझे आप? इसका मीनिंग ये है जब डोमेन 1 ले रहे हो तो रेंज 3 आ रही है, और जब डोमेन 5 ले रहे हो तो भी रेंज 3 आ रही है, दो डोमेन की सेम रेंज है, इसका मतलब ये फंक्शन मैनी वन है ना। तो अगर देखो मैं आपको But सर हाँ जी बोलो बोलो। सर आपने बोला था परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस निकालते, तो सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम पैरेलल बनाएं? ये तो पैरेलल हो गया एक एक्स एक्सिस से। मैं आपको ना फिर से लिखवा देता हूँ, आप एक बार नोट कर लो, देखो फिर से। फंक्शन को चेक करना है या नहीं है, पहले तो फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। फंक्शन को चेक करना है तो लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस ऐसे बोल सकते हो, या मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक ही बात है, परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। अगर आपकी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, दोनों एक ही चीज हो गई ना, और ये इंटरसेक्ट करती है ग्राफ को, लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ
at one point only, तो ये फंक्शन होता है। तो अगर आपको फंक्शन चेक करना है या नहीं है, मैनी वन तो बात की बात है ना, तो आपको लाइन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है, और उसके बाद अगर वो 1 1 है तो इसमें लाइन किसके पैरेलल ड्रॉ होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल। लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहले थी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस if it intersects at one point only, then it is 1 1, if it intersects at one point, तो ये 1 1 होगा, वरना तो मैनी वन होगा। तो देखो जैसे ये टर्न कर रहा है ना, तो ये दो जगह कट करेगी लाइन इसको, ग्राफ को, तो ये 100% मैनी वन होगा। ठीक है? यस सर। अच्छा चलो, ये जिसको नोट करना भी नोट कर लो, ये क्योंकि मैं बिना इसके ना आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझा नहीं पाऊंगा। ये जो बहुत जरूरी है ग्राफ को देखकर बताना कि वो 1 1 है या मैनी वन है, और अगर वो 1 1 नहीं है तो उसका इनवर्स भूल जाओ आप, उसका इनवर्स नहीं मिल सकता, क्योंकि इनवर्स उन्हीं का मिलेगा जो बाइजेक्टिव होते हैं भाई। तो मैं क्या पेज टर्न कर लूँ अपना, अगर ये नोट कर लिया आपने? यस सर। अच्छा चलो, मैं इस ग्राफ को रब कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसी में एक ग्राफ और बताना है आपको। अब आप एक ग्राफ और देखेंगे, आप इसको नोट कर लेना, मैंने पॉइंट लिख दिया है। अब जरा आप ये देख के बताएं, ये देख के बताएं, ये जो ग्राफ है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहा है, ये मैनी वन है या 1 1 है? शुभम का आंसर है 1 1 है। 1 1 ये 1 1 है। 1 1 यस करेक्ट, 1 1। काफी सारे बच्चों के आंसर आ गए 1 1। गौरिका का माइक भी ऑन हो गया है आज तो ये ग्राफ बिल्कुल आप 100% ठीक कह रहे हैं, 1 1 है। देखो बहुत छोटी सी आपको बात बताऊं मैं, जब फंक्शन टर्न करके वापस घूम जाता है, जब कोई भी फंक्शन टर्न करके वापस घूम जाएगा, जैसे देखो ये गया ऐसे और ये टर्न करके वापस आ गया थोड़ा सा भी, तो वहां पर आप खुद ही सोचो, जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगी तो वो दो जगह कट कर जाएगी। लेकिन अगर फंक्शन टर्न करके वापस नहीं आ रहा है, वो एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है, टर्न करके अपनी वापस कंडीशन में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो फंक्शन 1 1 का है। जैसे देखो ये एक और देखो, जैसे बताना ये टर्न करके वापस आया नहीं आया, ये जा रहा है 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 जा रहा है, थोड़ा सा टर्न करके नीचे आया, इतना। बताओ 1 1 है या मैनी वन है? यस, ये मैनी वन हो गया। थोड़ा सा भी पोर्शन टर्न कर जाएगा तो वहां पे लाइन अगर हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे ना, तो वो तुरंत वाई एक्सिस एक्स एक्स वो ग्राफ को दो जगह कट कर जाएगी। देखो अगर हम लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे ना, ये देखो ग्राफ को दो जगह कट कर गई, तो दो डिफरेंट डोमेन की एक रेंज मिल जाएगी हमें, है ना, तो तुरंत वो मैनी वन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, ये बात तो मैं सही में आ गई। अब मैं आपको ना एक ग्राफ दिखाता हूँ जो साइन एक्स का होता है। ये साइन एक्स का ग्राफ ना कुछ ऐसे चलता है, देखो अभी आपको बताता हूँ पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। ये ऐसे चलता है, जब भी आप साइन एक्स का ग्राफ बनाते हो या कहीं पे देखोगे आप, तो आपको ये ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा वेव्स की तरह। ये वैल्यू 0 है, ये जो अपनी हाइट तक गया है ना, पीक हाइट तक गया है, ये पॉइंट आपका π/2 होता है। फिर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पे, ये 180 डिग्री होता है। फिर ये नीचे चला गया है यहाँ पर, ये जो पॉइंट नीचे चला गया है मिनिमम वैल्यू पे, ये इसका 3π/2 होता है। फिर ये यहाँ पे वापस 0 कट रहा है एक्स एक्सिस को, ये 2π होता है, एंड सो ऑन। फिर ये वापस 1 की हाइट पे चला जाता है, ये आपका होता है 5π/2, और फिर ये 0 हो जाता है, ये हो जाता है आपका 3π। आप बताओ ये मेरा जो फंक्शन है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये मैनी वन है या 1 1 है? बिल्कुल मैनी वन है ना, सबको दिख रहा है मैनी वन है। टर्न कर रहा है तो बार बार टर्न कर रहा है, इतनी बुरी तरह से मैनी वन है कि अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ग्राफ को एक जगह नहीं, वो कई मल्टीपल पॉइंट्स पे कट करेगी। तो इसका मतलब उन सब डोमेन्स के एक ही रेंज है। जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं, देखो f0 साइन में 0 0 दे रहा है, अब f पाई, अगर आप पाई रख रहे हो तो भी 0 दे रहा है, देखो ये पाई, फिर आप 2 पाई रख रहे हो तो भी 0 आ रहा है। ये तो बहुत बुरी तरह से मैनी वन फंक्शन है भाई, तो इसका इन्वर्स तो नहीं निकल सकता। फिर भी इसको जबरदस्ती देखो चैप्टर बनाने के लिए इसको 1 1 घोषित करेंगे। अभी हम चैप्टर बनाना था, ट्रिग्नोमेट्री डालनी थी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में,
इसका यूज साइंस वाले ज़्यादा करते हैं, कॉमर्स वाले बहुत कम यूज करेंगे, वो सिर्फ मार्क्स के लिए रीड करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, अब सुनो क्या करा, इसको जबरदस्ती 1 1 बनाया। देखो कैसे बनाया और कहाँ तक बनाया। इसको जरा मैं पीछे भी बना रहा हूँ, देखो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी जाता है ऐसे, ये -90 पे -1 हो जाएगा और फिर से ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से 0 -5 पे, इसके पीछे नहीं जा रहा हूँ मैं। अब देखो इसको कैसे 1 1 बनाया गया, इसको जबरदस्ती 1 1 बनाया बेचारे को, 1 1 था नहीं ये। हाँ, पीरियड में ये पीरियोडिक फंक्शन तो होता है शशांक, हम इसका पीरियड क्या लेंगे वही हमें देखना है। अच्छा देखो, मैं ना एक जगह से शुरू करूंगा ग्राफ पे चलना, आप मुझे बताना कि जैसे टर्न आए ना मुझे आप रोक देना। शशांक बिल्कुल ठीक बताया आपने, मैं जैसी एक पॉइंट से चलूंगा और एक पॉइंट पे मैं रुक जाऊंगा, आप मेरे को बताना कि यहीं पे स्टॉप हो जाओ, क्योंकि वहां से टर्न करने वाला है फंक्शन। ठीक है, मैं देखो यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, ये मेरा पॉइंट है एक्स एक्सिस का π/2। ठीक है, आप देखना ये यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं चलना, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे टर्न आएगा मुझे आप में से किसी बच्चे ने रोकना है। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, एक ग्राफ पे चलना शुरू कर दिया है मैंने, रेड मार्कर से चल रहा हूँ, देखो मैं ये ऊपर चल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, जब रुकना हो बता देना, मैं टर्न टर्न कर जाऊंगा, वरना नहीं तो मैं यहाँ पहुंच गए हैं, पीक पे पहुंच गए हैं। सर रुक जाओ। रुक जाइए। रुक गए भाई, रुक गए भाई। तो निशिता कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेफिक्र रहो, 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चिंता मत करो। मैं तो देखो इन्वेस्टिमेटिव के पढ़ाता हूँ ना, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको पीछे का नहीं आता है, तो बस मैंने साइन एक्स का ग्राफ जो बनाया है, हाँ ये थोड़ा सा मैंने नहीं बताया कि कैसे बनाया है। बस इसमें ये होता है कि वेव चलती है इसमें, हर 90 पे 1 होगा, 270 पे -1, 5 पे π/2 यानी 450 पे फिर +1 होगा, और जितने पाई के मल्टीपल्स हैं उस पर 0 होगा, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो अच्छा अब देखो, ये जो रेड पोर्शन आपने मेरे को यहाँ से शुरू करा, मैंने यहाँ पे रोका है, तो ये यहाँ से यहाँ तक देखो क्या 1 1 हो गया, देखो -π/2 से π/2 यस सर। है ना, ये सिर्फ 1 1 हो गया भाई। तो यही करा, इसको जबरदस्ती 1 1 बनाया और इसका डोमेन लिया गया, मैं डोमेन यहाँ लिख देता हूँ, -π/2 से π/2 का क्लोज्ड इंटरवल ले लिया, इसके डोमेन को इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और रेंज हो गई यहाँ पे आपकी, देखो मैक्सिमम आंसर 1 आ रहा है इसका, देखो 1 से ऊपर आंसर नहीं जाता कभी भी साइन का, और मिनिमम आंसर इसका -1 आ रहा है ना? वॉइस ब्रेक। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? यस सर। मेरा एक्चुअली इंटरनेट अनस्टेबल शायद शो कर रहा है। इट इज ओके नाउ? यस सर। अच्छा, जब वे ब्रेक हो ना तो मुझे, मैं फिर से बता दूंगा, बता देना मेरे को। तो हमने देखो साइन एक्स को क्या किया, -90 से +90 डिग्री तक इसका ग्राफ इतने पोर्शन ले लिया, बाकी सबको छोड़ दिया हमने। हमने कहा साइन एक्स के ग्राफ को बस इतना ही कंसीडर करोगे, -90 से +90, और इसकी कोडोमेन रखोगे -1 से 1, तो आपका साइन एक्स फंक्शन जो है ये 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। ऑन टू क्यों? क्योंकि -1 से 1 तक आप देख लो ग्राफ के हर पॉइंट पे वाई एक्सिस की कोई ना कोई वैल्यू है, मतलब वाई एक्सिस पे जितने पॉइंट्स है ना उन सब की कोई ना कोई प्री इमेज है इस ग्राफ के पास। तो दैट मीन्स आपका साइन एक्स 1 1 और ऑन टू हो जाएगा, एंड देयरफॉर जो आपका फंक्शन साइन एक्स है ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। अच्छा, अब बात आती है कि -90 से 90 क्यों, और भी तो हो सकते हैं, देखो और भी तो है। यहाँ से शुरू करता हूँ, चलो मैं चलना π/2 से चलना शुरू करूंगा। ठीक है, अब मुझे बताना कहाँ स्टॉप करना है। देखो यहाँ से शुरू करा मैंने, अब मुझे बताना कहाँ पे टर्न आएगा। ये हम चल रहे हैं ग्राफ के ऊपर, देखो फिर से चल रहे हैं, ये ग्राफ के ऊपर चल रहे हैं, नीचे गए 3π/2 पे आके स्टॉप कर जाओ। स्टॉप। यस है ना, मैं स्टॉप हो गया था, आपके कहने से पहले स्टॉप हो गया था, तो ठीक कहा आपने। तो इस बार हम ये भी तो कह सकते हैं भाई, आप π/2 से 3π/2 तक ले लो, तो भी तो आपका फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो जाएगा, और डोमेन देखो इसकी ये हो जाएगी, रेंज भी यही चलेगी, -1 से 1 तक के आंसर आ रहे हैं। एक और हो सकता है, बताओ क्या हो सकता है, एक आगे वाला बताना। 3π/2 से चले और कहाँ तक चले जाए? 3π/2 से 3π/2 and 5π/2। 5π/2। यस, ये भी हो सकता है, देखो है ना, इसमें भी तो ग्राफ आपका 1 1 और ऑन टू हो जाएगा। लेकिन जो आप चूज करते हो, ये जो आपने पहले वाला चूज किया, ये कहलाती है इसकी, ये वाली जो ब्रांच है ना, ये कहलाती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसका मेरे को भी आइडिया नहीं है कि इसी वाली ब्रांच को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कंसीडर क्यों करते हैं,
तो मैंने अपनी तरफ से एक आइडिया ये लगाया था कि शायद इसमें ओरिजिन इंक्लूड हो जाता है, थोड़ा इधर होता है थोड़ा उधर होता है, मतलब दोनों साइड से ले लेते हैं ग्राफ को, शायद इसलिए इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। और ये जो मैं नीचे लिख रहा हूँ ना, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2 और बहुत सारी बन सकती हैं अनगिनत, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं होती, लेकिन हाँ इसमें sin x, इन सब डोमेन में sin x आपका 1 1 और 2 होता है। यू गॉट इट? यस Yes, सर। sir. देखो जब मैं आपसे कभी क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द वन ब्रांच ऑफ sin x अदर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इन विच sin x इज 1 1 and 2। तो आपको अदर देन का मतलब ये वाली नहीं बोलनी, तो आपको इनमें से कोई एक बोलनी होगी। और इसका तरीका क्या होता है, देखो जैसे आपकी ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपने याद कर ली, -π/2 से +π/2 को कंसीडर किया जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आपने क्या करना है, ये जो -π/2 है ना, इसमें भी पाई ऐड कर दो। ये ऐसे आप याद कर सकते हो इस बात को, है ना। एक मिनट, वेटिंग रूम में कोई बच्चा नहीं, ठीक है। और इसमें भी आप पाई ऐड कर दो, तो आपको इसकी नेक्स्ट ब्रांच मिल जाएगी। जैसे देखो -π/2 में पाई ऐड करके देखो तो ये बन जाएगा π/2, और π/2 में पाई ऐड करके देखो तो ये बन जाएगा 3π/2, और आपको उसकी नेक्स्ट चाहिए तो फिर से वही पाई ऐड कर लो। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि अगर मुझे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद है और मुझे नेक्स्ट इसकी ब्रांच चाहिए तो मुझे दोनों में पाई ऐड करना है, और अगर इसके पहले वाली कोई ब्रांच चाहिए तो दोनों में से पाई सब्ट्रैक्ट कर लो। बोलो मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ, आपको सही में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। तो अब ये देखो आपको ना ये sin x की ब्रांच आपको अच्छे से याद करनी है। sin x की जो ब्रांच होती है वो -π/2 से π/2 होती है, क्लोज इंटरवल, और उसका कोडोमेन हमें रखना होता है -1 से 1। अगर हम डोमेन ये सेट कर दें और रेंज ये सेट कर दें तो आपका फंक्शन 1 1 on 2 बनने के बाद इन्वर्टिबल हो जाता है। आप फटाफट से ग्राफ नोट कर लो और ये भी लिख लेना, ये जो मैंने लिखे ना ये सर्कल बना के, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगी, आगे से हम इसको बोला करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और -1 से 1 को हम सिंपल कोडोमेन ही बोलेंगे। और अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये मैंने पिंक से लिखी है, बहुत सारी हो सकती है। और निकालने का तरीका क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के आगे वाली ब्रांच चाहिए तो दोनों में पाई ऐड करो, पीछे वाली ब्रांच चाहिए दोनों में पाई सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या हम आगे चलें? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आज आपको ना 3 ग्राफ बताऊंगा बेसिकली। आज 3 सीखेंगे और 3 के क्वेश्चंस करेंगे। अब आता है भाई दूसरा फंक्शन आता है cos x। भाई इसके साथ भी बड़ी समस्या थी, ये भी 1 1 on 2 नहीं था। देखो पहले इसका एक्चुअल ग्राफ बना देते हैं, आप भी ड्रॉ कर लेना। ये इसका ग्राफ ऐसे चलता है, देखो ये ऐसे आता है, तो चैनल का ये ऐसे आता है, ये फिर नीचे से टर्न कर जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर यहाँ से फिर ऊपर जाता है, एंड सो ऑन। बिल्कुल इसकी भी ऐसे ही वेव्स जाती है, ठीक है। ये भी देख रहे हो आप कि किसी भी हालत में ये 1 1 तो हो ही नहीं सकता, ये 0 है, ठीक है। ये आपका π/2 पे 0 हो गया है, ये नीचे गया ना इधर, ये तो ये जाता है -1 तक नीचे, ये पाई है, और फिर ये आपका 3π/2 पे 0 हो गया है, फिर ये ऊपर चला गया है +1 पे। +1 कब गया है, जब ये 2 पाई है, और फिर ये 0 हो गया है जब आपका 5π/2 है, एंड सो ऑन चलता रहता है। और ये मैक्सिमम इसकी हाइट वाई एक्सिस पे 1 से ऊपर नहीं जाती कभी, और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस पे -1 से नीचे नहीं आती। अच्छा चलो आप बताओ, अगर मुझे इसे 1 1 बनाना हो तो कहाँ से कहाँ तक आप सोच सकते हो, कोई एक डोमेन बताना जिससे ना ये 1 1 बन जाए। शशांक ने आंसर दिया, मैं बता नहीं रहा हूँ अभी किसी को, पहले आप लोग बताओ। 1 से पाई। दोबारा बोलना बेटा। सर 1 to पाई। 1 to पाई थोड़ा सा रॉन्ग बोल रहे हो, एक्स एक्सिस पे 0, देखो। 0, 0 से पाई। 0 to pi. 0 to पाई, ये शशांक ने आंसर दिया था, फर्स्ट आंसर आया था जो मेरे पास, बिल्कुल ठीक बता रहे हो। देखो यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ग्राफ को टर्न जैसे टर्न आएगा वहां पे स्टॉप कर देंगे, है ना। तो यहाँ से चल रहे हैं नीचे जा रहे हैं, अभी तक टर्न नहीं आया, अभी भी चलते रहेंगे, टर्न नहीं आया, अभी भी चलते रहेंगे, और टर्न आने वाला है, और ये टर्न आ चुका है, हमने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया, क्योंकि यहाँ से अब ये टर्न कर जाएगा, और अगर ये टर्न कर गया ना तो फिर ये मैनी वन बन जाएगा। तो बताओ cos x का
डोमेन कहाँ से कहाँ तक फिक्स करें जिससे ये 1 1 हो जाए, बोलो फाइनल। 0 to pi. यस 0 to पाई इसका डोमेन फिक्स कर दिया गया, इसका जबरदस्ती फिक्स कर दिया गया। और इसका कोडोमेन बताओ जरा, आंसर देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं 1 वाई to एक्स। minus 1. 1 Yes. to -1. तो क्लोज इंटरवल में कैसे लिखेंगे, -1 to 1 है ना, जब इंटरवल लिखते हैं छोटी वाली लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो -1 to 1 इसका कोडोमेन है और इसकी ब्रांच बनाई गई ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और इस ब्रांच में आपका cos x इन्वर्टिबल हो गया, यानी 1 1 on 2 हो गया। अब आप कहोगे यही वाली ब्रांच क्यों है भाई, इसके पीछे कोई लॉजिक कोई रीजन नहीं है कहीं पे भी। इस वाली ब्रांच को, एक मिनट अनस्टेबिलिटी आ रही है, आई एम ऑडिबल। Yes. वो बीच बीच में नेटवर्क कनेक्टिविटी दिखाता है, पता नहीं क्या। ये शाम को होता है, मॉर्निंग में क्लास लेता हूँ तो कुछ नहीं होता। चलो ये जो 0 to पाई का क्लोज इंटरवल है ना, ये वाला, ये आपकी कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। अच्छा चलो अब बताओ इसके अलावा और कौन कौन सी ब्रांच हो सकती है। Pi से 2 pi. हाँ आगे। Pi से 3 pi. यस तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी ठीक है दिशा, पाई से 2 पाई हो सकती है, देखो एक ब्रांच आपकी है ना, पाई से 2 पाई आपने बोला। और कोडोमेन यही चलता रहेगा -1 से 1। आप अगली ब्रांच ले सकते हो 2 पाई से 3 पाई, और अगली ब्रांच ले सकते हो 3 पाई से 4 पाई, और कोडोमेन आपका सेम चलता रहेगा। ये सब ब्रांच तो होती हैं, इसमें भी फंक्शन आपका इन्वर्टिबल हो जाएगा कॉस का, लेकिन ये वाली ब्रांच जिसमें ओरिजिन इंक्लूड हुआ यही कहलाती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, एंड सो ऑन। ये बहुत सारी हो सकती हैं। तो मैं पता आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसमें ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, राइट द वन ब्रांच ऑफ cos x अदर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इन विच cos x इज इन्वर्टिबल। तो ये तो हम सबको याद होती है, ये आप याद भी कर लोगे 0 to पाई। अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बहुत सारी होती है, कोई एक लिखनी होगी। यस ये भी ठीक है। यहाँ पे जो शशांक ने मुझे आंसर दिया है ये पाई के मल्टीपल्स में चलती है, देखो तो जैसे 0 से पाई अगला चाहिए ना, तो वही बात क्या, इन दोनों में पाई पाई ऐड कर लो, देखो अगला आ गया, फिर इन दोनों में पाई पाई ऐड कर लो तो 2 पाई 3 पाई आ गया। इसके पहले वाली ब्रांच चाहिए, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस में चाहिए, तो दोनों में पाई सब्ट्रैक्ट कर लो तो हो जाएगी -पाई और ये 0 हो जाएगी। ठीक है, सबको सही में आया। Yes, sir. यस सर। ठीक है मेरी, मैं समझ गया आपने -पाई बोला इसमें। अच्छा अब सब लोग क्या चैट बॉक्स में Yes, was 0 तक. अच्छा ठीक है। तो ये देखो जी cos x को इन्वर्टिबल जबरदस्ती बनाया गया, बेचारे के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, और इसका हमने डोमेन रखा है 0 to पाई और कोडोमेन रखी है -1 से 1 ताकि ये इन्वर्टिबल हो जाए, और बहुत आफत बनाई गई। चैप्टर बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है आगे जाकर। ये कॉम्पिटिशन बिल पे करने लगे ना तो 1 महीना चाहिए मुझे इसे करवाने के लिए। 1 महीना तो नहीं, हाँ 1 महीना, अगर ऑल्टरनेट क्लास होती है तो 1 घंटा, मतलब 15-16 घंटे का चैप्टर है ये। हाँ लेकिन कल के लिए मैं आपको इसको बहुत ज़्यादा 7-8 घंटे में करा दूंगा अच्छे से, बढ़िया से, मतलब एनसीईआरटी के बाहर वो भी। चलो एक और ग्राफ देखेंगे, ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, अदरवाइज आप बोर हो जाओगे। तो आज एक और ग्राफ देखते हैं। अब आता है आपका 10x, ये आता है आपका 10x। ये भी इन्वर्टिबल नहीं था, इसके साथ भी बहुत जबरदस्ती हुई है, इसको भी जबरदस्ती इन्वर्टिबल बनाया गया है। अच्छा एक बात बताओ, किसी को याद है ये 10x एक वैल्यू पे नॉट डिफाइंड हो जाता है, ग्राफ इसका इन्फिनिटी हो जाता है π/2, और कोई वैल्यू π/2 के अलावा? बिल्कुल ठीक बताया आपने, π/2, और कोई वैल्यू? हाँ जी -π/2. यस -π/2, 3π/2 है ना, इन सब पे 10x आपका नॉट डिफाइंड होता है। 1090 की वैल्यू, हाँ 3π/2 शुभम ठीक है ना। तो अब देखो मैं इसको, किसके ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। अब आप क्या कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ भी सीख रहे हो साथ साथ। देखो जैसे मान लो यहाँ ले लेते हैं, ये π/2 है सपोज, ठीक है, यहाँ पे 10x आपका नॉट डिफाइंड होगा, इधर ये -π/2 पे भी नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। इसके इधर आगे आ जाओ, यहाँ 3π/2 पे भी नॉट डिफाइंड होगा, इसके आगे आ जाओ, फिर ये 5π/2 पे भी नॉट डिफाइंड होगा। अच्छा अब क्या करते हैं, जब नॉट डिफाइंड होगा तो हम यहाँ पे, मैं एक ना रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ π/2 पे। देखो मैंने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी है, रेड लाइन का मतलब यहाँ पे आपका 10x का ग्राफ नॉट डिफाइंड है, इधर पे भी नॉट डिफाइंड है, ठीक है, इधर 3π/2 पे भी नॉट डिफाइंड है। तो मेरी जो रेड लाइंस बन रही हैं आप ये देख लेना, यहाँ पे 10x का ग्राफ नॉट डिफाइंड है। मैं ज़्यादा नहीं लेता, चलो इतने को।
यस शशांक, आपने डोमेन बिल्कुल ठीक बता दिया इसका। दैट मीन्स आपने ये पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है ये, आपने बिल्कुल ठीक बताया। डोमेन मैं बोल नहीं रहा हूँ जान के भी, ताकि बच्चों से पूछ सकूं। देखो इसका जो 10s पे ग्राफ होता है ना, 10 0 तो 0 होता है। इसके बाद आप 10 45 पुट करोगे तो ऐसे बना जाएगा, ऊपर चलने लगेगा। आप 10 60 पुट करोगे, √3 और ऊपर जाएगा। आप और आगे पुट करोगे तो ये यहाँ से ऐसे ना बढ़ना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो ये थोड़ा सा साफ बनाता हूँ, देखो मैं इसको। ये ग्राफ कुछ ऐसे चलता है 10 का, देखो 0 पे 0, अदरवाइज ये ऐसे जाना शुरू हो जाता है, ऐसे जाता रहेगा। और ये एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि ये 90 डिग्री पे जाके मिलेगा इन्फिनिटी पे। और ऐसे ही इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस में ही ऐसे चलता है, ये चलता रहेगा। जैसे ही आप -90 रखोगे तो ये ग्राफ बिल्कुल ऐसा लगेगा कि -90 के पैरेलल चलना शुरू हो गया है, इस तरह से। ये दिख रहा है आपको ग्राफ जो मैंने बनाया? थोड़ा सा बन नहीं पा रहा स्टाइलिश से, ऐसे ही बनता है लेकिन ये। और बिल्कुल ऐसे ही देखो यहाँ पे π/2 और 3π/2 के बीच में आ जाता है पाई, यहाँ पे आपका 10 0 हो जाता है। और फिर बाकी ऐसे ही चलता है, बिल्कुल सेम ऐसी शेप आती है इसकी। ये ऐसे आएगा, देखो 2 कॉपी बनता है, ये ऐसे 0 हो गया, फिर यहाँ से नीचे चला जाता है ऐसे। ये अब बताओ क्या ये ग्राफ मैं और बना सकता हूँ? देखो 3π/2 5π/2 के बीच में बना सकते हैं, उधर नेगेटिव में जा सकते हैं। क्या ये 1 1 फंक्शन का ग्राफ लग रहा है आपको? एक तो ब्रेक हो रहा है बार बार, पहली बात तो ये देखो। निशिता बिल्कुल ठीक है। एक तो देखो ये ब्रेक होता है ग्राफ बार बार, है ना, कंटिन्यू नहीं चलता। हर π/2 पे 3π/2 पे ब्रेक हो जाता है। अब पहले बताओ 1 1 है या मैनी 1 है? अगर लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो मैनी मैनी 1 है। वन। आप क्या सजेस्ट करते हो, कहाँ से कहाँ तक इसका डोमेन फिक्स कर दें जिससे ये 1 1 on 2 हो जाए? देखो -π/2 से π/2। यस, दिशा ने भी ठीक बताया, शशांक ने सबसे पहले बताया था, फिर मिशीना ने सॉरी मिशीना ने नहीं, मिशिता ने, और फिर दिशा ने। इन सब ने आंसर बहुत ठीक लिखा है। देखो ये इसका डोमेन फिक्स किया गया, ये -π/2 से यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन हमको मालूम है 10x इन दोनों पॉइंट पे नॉट डिफाइंड है, तो ओपन इंटरवल लगाया गया है ना, इसलिए ओपन लगाया। और डोमेन हो गया -π/2 से π/2। अच्छा जरा रेंज बताओ, कोडोमेन कहाँ से कहाँ तक जा रही है? देखो जरा कहाँ तक जा रहा है ग्राफ, देखो ऊपर भी जा रहा है, इधर नीचे भी जा रहा है। -∞ यस, -∞ to infinity, एब्सोल्युटली करेक्ट, जिसको बोलते हैं ऑल रियल नंबर्स। तो अगर हम 10x के डोमेन को यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं -π/2 π/2, और कोडोमेन तो कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं, तो इसमें आपका जो 10x होता है वो इन्वर्टिबल हो जाता है। 10x इज इन्वर्टिबल। अच्छा चलो इसके, ये तो हो गई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना, ये पहली वाली तो हमारी ये वाली, ये हो गई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अब कोई और ब्रांच बताओ। π/2 से 3π/2। यस, π/2 से 5π/2। करेक्ट। π/2 से 5π/2। 5/2 से 3π/2 करेक्ट, लेकिन सब जगह ओपन रहेगा ये। नेक्स्ट कोई बताना इसके बाद वाली? 3π/2 से 5π/2। एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। ये देखो कितनी सारी ब्रांचेस हो सकती हैं, लेकिन उनमें से ये वाली ब्रांच होती है जो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो हमने देखो साइन कॉस टेन तीनों को जबरदस्ती इसको इन्वर्टिबल बनाया गया है। क्या करें, इसके साथ ये शुरू करना पड़ता है। एक मिनट जरा, मेरा बेटा ना गिटार बजा रहा है, उसकी आवाज आ रही है यहाँ पे, मैं गेट बंद कर लूँ जरा, एक सेकंड। जी, तो अब हम ना इन 3 फंक्शंस को समझ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर आगे वाले 3 करेंगे, ठीक है? तो क्या मैं टर्न कर लूँ पेज, अगर आप सबने नोट कर लिया है तो? सर इसमें दोनों ब्रैकेट्स ओपन रहेंगे ना? यस, ओपन रहेंगे, बिकॉज ना -90 पे 10 नॉट डिफाइंड वैल्यू दे देगा ना, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। चलो अब मैं आपको, हाँ आर जो है ना ये कोडोमेन है। अब देखो जितनी कोडोमेन है उतनी रेंज अपने आप बनेगी, क्योंकि देखो ग्राफ ना यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यू चल रहा है। तो आप देखो वाई एक्स, जैसे ग्राफ के किसी के भी कर्व के ऊपर एक पॉइंट रख लो, जैसे ये रख लो, ये रख लो, देखो मैं डिफरेंट पॉइंट रख रहा हूँ, और मैं चेक कर रहा हूँ क्या इनकी कोई प्री इमेज है। तो इस पॉइंट की प्री इमेज देखो, ये जो वाई एक्सिस में ना पॉइंट ये वाई की वैल्यू है, इसके लिए कोई एक्स की वैल्यू है क्या? नीचे देखो ग्राफ में नीचे आ जाओ, परपेंडिकुलर है, इसके लिए वैल्यू है। अच्छा इसके लिए है, हाँ भी इसके लिए भी देखो नीचे एक्स की वैल्यू है। जितने पॉइंट्स ग्राफ पे हैं सबके लिए कोई ना कोई एक्स की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये ग्राफ जितने कोडोमेन में पॉइंट्स आ रहे हैं सबकी कोई ना कोई प्री इमेज मिलेगी, इसलिए ऑन टू है।
अच्छा गर्व दोबारा देखो, देखो हमने 10x का पहले तो 11th क्लास वाला ग्राफ बनाया। हमने सबसे पहले क्या किया, उन पॉइंट्स पे रेड लाइन ड्रॉ कर दी जहां पर 10x नॉट डिफाइंड होता है। तो एक तो पाई बाई 2 पे 1090 नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है, एक 3 पाई बाई 2 पे 10 नॉट डिफाइंड होता है, एक 5 पाई बाई 2 पे, ऐसे ही कुछ नेगेटिव में लिया मैंने माइनस पाई बाई 2, और उसके पीछे जाओगे तो माइनस 3 पाई बाई 2 होगा। अच्छा अब माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में 10x का ग्राफ कैसे चल रहा है, देखो 0 पे तो 10 0 0 होता है, 45 इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं होगा। अगर आप 45 डिग्री रखोगे तो ग्राफ 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से इंक्रीज होना शुरू करता है। फिर आप 60 पुट करोगे तो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, आप 80 डिग्री पुट करोगे और ऊपर जाएगा। जैसे आप 90 डिग्री तक पहुंचोगे, आपको अगर 90 रख रहे हैं तो ग्राफ 90 पे होगा क्या, ये रेड लाइन के पैरेलल बनता हुआ नजर आएगा, मतलब कभी भी 90 वाली लाइन को टच नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ नॉट डिफाइंड है। ऐसे ही पीछे की तरफ चलते हो आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में, अगर आप रखते हो मान लो माइनस पाई बाई 4 तो ये -1 देगा, आप रखते हो माइनस 60 डिग्री तो ये और नीचे जाएगा, ये माइनस का √3 देगा, यानी माइनस का 1.732। आप जैसे जैसे एक्स एक्सिस में पीछे जाते जाओगे ग्राफ नीचे चलता जाएगा, सो दैट मीन्स इसका ग्राफ -90 पे जाकर पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से ग्राफ उठना शुरू होता है, -∞ की तरफ से आ रहा होता है, आने देते हैं उसको, 0 पे कट करता है, फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये 1 1 हो सकता है सिर्फ इतने डोमेन में, क्योंकि अगर आपने कंप्लीट रेंज पकड़ ली, कंप्लीट एक्स एक्सिस पकड़ ली, तो ये कई जगह पे कट करेगी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल। इसीलिए हम 10x को 1 1 और ऑन 2 बनाने के लिए इंटरवल चूज करते हैं, -π/2 से π/2 तक का इंटरवल। दोनों साइड ओपन लगाते हैं क्योंकि यहाँ तो 10 की वैल्यू हो ही नहीं सकती, और कोडोमेन रख लेते हैं ऑल रियल नंबर, क्योंकि ग्राफ बहुत ऊपर भी जा सकता है इन्फिनिटी की तरफ, और ऐसे ही वाई एक्सिस पे नीचे देख रहे हैं तो बहुत नीचे भी जा सकता है -∞ की तरफ, तो इसलिए इसकी कोडोमेन रखी जाती है ऑल रियल नंबर्स। तो 10x को इन्वर्टिबल बनाया गया, लेकिन उसका डोमेन और उसकी कोडोमेन ये सेट किए गए, ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चाहिए तो आप आगे वाली कंसीडर कर सकते हो, π/2 से 3π/2, ऐसे ही 3π/2 से अगली वाली होगी 5π/2 एंड सो ऑन, होंगी तो बहुत सारी अनगिनत होती हैं, लेकिन इन सब में से -π/2 से π/2 वाली ब्रांच ये कहलाती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ऑल राइट, यस सर। अच्छा अब मैं आपको इन तीनों को जरा कंपाइल करके लिखवा देता हूँ। साइन कॉस tan, साइन का डोमेन हम लोगों ने क्या लिया था, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 होना चाहिए, और को डोमेन होना चाहिए -1 से 1, ठीक है। कॉस का डोमेन हमने फिक्स कर दिया था 0 to π होना चाहिए, और को डोमेन इसका भी -1 to 1 होना चाहिए। tan का डोमेन हम लोगों ने सेट कर दिया है -π/2 से π/2 का ओपन इंटरवल, और इसका कोडोमेन हमने रखा है ऑल रियल नंबर्स, एंड दैट इम्प्लाइज। अब जब साइन का आप इनवर्स फंक्शन बनाओगे ना, तो वो कहलाएगा, देखो इस तरह से साइन इनवर्स, इनवर्स को वैसे ही शो करेंगे वो -1 पावर से। इसका अब बताओ, अगर हम इनवर्स ले रहे हैं तो ये कोडोमेन और रेंज में क्या हो जाएगा, ये पहले डोमेन था और ये कोडोमेन थी, ये स्वैप हो गया, यस। -1 to 1 साइन इनवर्स का डोमेन हो गया, और इसकी रेंज हो गई अब -π/2 से π/2, क्योंकि हम उसका इनवर्स फंक्शन बना रहे हैं तो वो इंटरचेंज हो गए। यस शशांक, वही करा है मैंने, करेक्ट। तो ये कोडोमेन और डोमेन देखो स्वैप होने शुरू हो गए, ठीक है। इसी तरह से कॉस इनवर्स का डोमेन आपको याद करना है, ये -1 से 1 होता है, और इसकी जो रेंज होती है, मतलब इसके जो आंसर्स आएंगे वो 0 to π के क्लोज इंटरवल में आएंगे। tan इनवर्स का अगर हमें डोमेन सेट करना है तो डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर है, जो मर्जी पुट करना, लेकिन इसके आंसर आपको निकालने होंगे ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। क्या इतना सबको सही में आया? यस सर। Yes, sir. अब Yes, sir. थोड़ा सा और समझाऊंगा। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे सारे पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम स्टार्ट करें ना क्वेश्चंस, तो आपको उस वक्त प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अच्छा ये मैं आपको समझा रहा हूँ, 4 क्वाड्रेंट थे ये, देखो ये 0 डिग्री होता है, यहाँ से जब आप एंटी क्लॉकवाइज चल के यहाँ तक आते हो तो इस वाली एक्सिस पे π/2 आ जाता है 90 डिग्री। यहाँ से और आगे चलते हो तो यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आपका पाई एंगल आ जाता है। फिर आप आगे चलते हो, ऐसे आते हो तो फिर ये आ जाता है आपका 3π/2 270 डिग्री, और जब आप फिर से वापस आगे चलते हो तो ये हो जाता है आपका 2π, 1 राउंड कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज, ये तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे ना इस डायरेक्शन में, अगर आप 0 से क्लॉकवाइज चलते हो, यहाँ पे आ रहे हो आप ऐसे, अब बताओ ये एंगल कितना होगा अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए हो, π/2 -π/2। तो क्लॉकवाइज में बिल्कुल सेम चलेगा, ऐसे ही ये -π/2, फिर -π, फिर -3π/2, फिर -2π।
अब जरा ये देखना जरा साइन की ब्रांच क्या है, -π/2 से π/2 है ना, साइन की ब्रांच देखो, मैं ये वाली दिखा रहा हूँ आपको। Yes, sir. इसका मतलब समझो आप कौन कौन से क्वाड्रेंट में जा सकते हो साइन एक्स का आंसर निकालने के लिए, साइन इनवर्स की रेंज निकालने के लिए। एक तो आप यहाँ जा सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक आप जा सकते हो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, क्योंकि 0 से π/2 फर्स्ट हो गया और -π/2 से 0 आपका फोर्थ हो गया, ठीक है। अब जरा कॉस की देखो 0 to π, कॉस की देखो, इसमें नेगेटिव इंटरवल नहीं है। अब बताओ कॉस के लिए कौन कौन से क्वाड्रेंट में जा सकते हो आप कॉस की वैल्यू निकालने के लिए? First two quadrants. First and second एक फर्स्ट quadrant. एंड यस, फर्स्ट एंड सेकंड में जा सकते हो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। और टेन की वैल्यू निकालने के लिए फिर वैसे ही जाएंगे जो साइन के लिए गए थे ना, फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट और फोर्थ वाला क्वाड्रेंट। हाँ, लेकिन हम -π/2 और π/2 यूज इसमें नहीं करेंगे। बोलो, ये बात सही में आती है सबको? सर 10 वाला एक बार दोबारा बता दीजिए। देखो, जो साइन का है बिल्कुल वही टेन का है। टेन और साइन के देखो डोमेन, सॉरी, जो रेंज है वो दोनों की सेम है। सिर्फ इतना सा फर्क है कि साइन जो है वो -π/2 π/2 भी ले सकता है, लेकिन जो टेन का रेंज होगी टेन इनवर्स की वो -π/2 और π/2 नहीं ले पाएगी। लेकिन दोनों के लिए क्वाड्रेंट बिल्कुल सेम रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब एक बात और समझो, बस एक चीज और समझानी है मुझे। अगर हमें वैल्यू मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालनी है, आप कह रहे हो जी मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, मैं पूछूंगा आपसे, अभी पूछूंगा आपसे, देखो क्वेश्चंस में मैं पूछूंगा आपको किस क्वाड्रेंट में जाना है, आप मुझे बोलोगे सर मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। तो अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है ना, तो आपको क्या करना है, जो भी एंगल आप चूज करोगे उसका साइन माइनस करना है। तो आप इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज आ सकते हो फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी क्लॉकवाइज। तो जब भी मैं आपसे पूछूंगा किस क्वाड्रेंट में जाना है, आपने कहा मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, तो मैं आपसे कहूंगा एंगल का साइन चेंज करके चले जाओ। जैसे 30 डिग्री एंगल है तो -30 डिग्री कर लो, तो फोर्थ में आ जाओगे। अच्छा, आप मुझसे कहोगे सर मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, यहाँ पे जाना है, तो मैं आपको क्या तरीका बोलूंगा, मैं कहूंगा आपको सेकंड में जाना है ना, तो आप यहाँ पे जाने के लिए काम करो, अपने एंगल को पाई में से माइनस कर लो, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। भाई पहले पाई तक आ जाओ पूरा, ये आ गए पाई तक, लेकिन आप तो पूरा पाई तक आ गए, आपको तो सेकंड में वापस जाना है। तो अगर वापस जाना है पाई में से, तो पाई में से थीटा को माइनस करके आप सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे। अच्छा, फिर आप कहोगे सर मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, मैं कहूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, कुछ मत करो, ना कुछ प्लस करो ना कुछ माइनस करो, सीधा सीधा जो एंगल है वो लिख लो। अब बताओ मैंने आपको थर्ड क्वाड्रेंट क्यों नहीं दिया, मैं थर्ड पॉइंट की बात ही नहीं कर रहा, ना आपको यहाँ जाना पड़ेगा ना ही मैं आपसे बोलूंगा कि यहाँ जाओ, बताओ क्यों? तो क्योंकि तीनों में से कोई भी थर्ड क्वाड्रेंट में रेंज है ही नहीं। Doesn't have यस range in third. यस, जो तीनों इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इनमें से कोई भी ब्रांच थर्ड क्वाड्रेंट तक नहीं पहुंच पाती। तो आपको सिर्फ तीन क्वाड्रेंट से काम पड़ेगा आपका, फोर्थ में जाओगे कभी कभी, कभी आप फर्स्ट में जाओगे और कभी आप सेकंड में जाओगे। बोलो, अब इतनी बात क्लियर हुई तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। यस सर। ठीक है, एक्चुअली जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा ना फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग कर देगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन रही क्वेश्चंस की बात, वो तो कोई भी कर लेता है। कुछ टीचर्स तो बिना फंक्शन पढ़ाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करवा देते हैं, क्योंकि फॉर्मूले बता देते हैं बच्चों को, फॉर्मूले ये रहे, इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अच्छा, अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, आपका देखो हेडिंग ऐसे लिखी हुई आएगी एग्जाम में, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू ओनली, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे एग्जाम में लिखा हुआ था कि आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद रखनी होगी। एक बार जरा फिर से रिकैप करते हैं, जरा साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताना क्या होती है? -π/2 से π/2 है ना, क्लोज इंटरवल होती है। कॉस की क्या होती है, पीवीबी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच? 0 to 0 to pi. 0 to π होती है। Yes, sir. आपने sin inverse पूछा यस था. सर, आपने साइन यस, इनवर्स मैं पूछा। देखो, मैं चाहे आप -π/2 को यहाँ कोडोमेन में लिख लो, चाहे आप उसको साइन के डोमेन में लिख लो, मैं बोलूंगा यही आपसे कि मुझे साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बता दो, तो आपने मेरे को यही वाली बोलनी है, चाहे मैं उसको साइन की बोल रहा हूँ चाहे मैं उसको साइन इनवर्स की बोल रहा हूँ। आप दोबारा से सुनना मेरा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स? 0 to 0 to π। 0 to π। फिर से सुनना मेरा क्वेश्चन, व्हाट इज द कोडोमेन ऑफ कॉस इनवर्स? कोडोमेन -1 ना ना ना, कोडोमेन 0 कोडोमेन, to pi. यस 0 0 to to π। π। तो देखो इसके दो नाम हो गए ना, इसके दो नाम क्या हो गए, कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to π होती है क्लोज इंटरवल, और कॉस इनवर्स का कोडोमेन क्या रखना चाहिए हमें, क्लोज इंटरवल 0 to π।
ठीक है ना। तो कभी भी आपसे ना कोडोमेन में नहीं पूछेंगे, वो कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू बताइए जरा इसकी। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालनी है। नहीं कर, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सिर्फ हम इनको बोलते हैं, देखो मैं आपको फिर बता दूं, -1 to 1 को नहीं बोलेंगे। -1 to 1, -1 to 1 रियल नंबर, ये नहीं है प्रिंसिपल ब्रांच। इनको तो हम डोमेन ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो आपने इनको कोडोमेन बना के डाल दिया है, पहले डोमेन थे ना ये साइन और कॉस और टेन के, अब वो कोडोमेन बन चुके हैं यहाँ पे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स के, ये कहलाती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये तीनों। ठीक है, तो -1 to 1 और 1 to 1 को नहीं बोलना है। अच्छा, अब सुनो क्या करना है। π/3। करेक्ट आंसर, बिल्कुल। देखो आपके पास फंक्शन का एक इनवर्स है, उसके अंदर एक फंक्शन है, देखो ये साइन इनवर्स एक फंक्शन है, इनवर्स है लेकिन, और इसी के अंदर इसी का नॉर्मल फंक्शन है, और यहाँ पे एक्स है। तो ये बात हम अभी पढ़ के आए हैं कि अगर आप इनवर्स के अंदर फंक्शन को पुट करोगे तो ये आइडेंटिटी एक्स आ जाता है। ये पढ़ के आए ना हम लोग अभी, मनीषा का भी आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन आपको ये आंसर लिखने से पहले इसको चेक करना है, क्या ये साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है या नहीं करता। ब्रांच बताओ साइन इनवर्स की क्या होती है। -π/2 to π/2। माइनस पाई बाई माइनस टू पाई टू बाई टू to पाई पाई बाई बाई टू। यह शुभम नहीं करता, ये π/2 से बड़ा एंगल है, आप चेक कर लो, मैं इसको रफ में चेक करवा देता हूँ। 2π/3 एक्चुअल में 2 × 180 डिग्री अपॉन 3, ये तो 120 डिग्री है, और आपके साइन की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो 90 डिग्री के बाहर नहीं जानी चाहिए। अब एक चीज फिर से सिखाता हूँ, फिर से सुनना जरा। अच्छा ये तो बताओ, ये एफ इनवर्स के अंदर fx है तो x है, कैसे आया? ये हमने इनवर्स फंक्शन में सीखा था ना, जो हमने इनवर्स किया था, जैसे मैं आपको प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, FOG और GOF, अगर दोनों आइडेंटिटी आते हैं यानी x आते हैं तो ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, f और g। अगर हम f के साथ f का ही f इनवर्स का कंपोजिशन करते हैं, या f इनवर्स के साथ f का कंपोजिशन करते हैं, तो ये भी आइडेंटिटी आता है यानी x आता है। और ये वही तो हो रहा है, देखो f इनवर्स के अंदर f भी तो आ रहा है, इसलिए जो इस f का डोमेन होगा ना वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। ये मैंने नहीं लिखवाया क्या आपको। नो सर, मैंने तो नहीं लिखा है। एक मिनट जरा चेक करके बताओ और बच्चे, या मैं भूल रहा हूँ। यस सर, इनवर्स वाला नहीं लिखा है। अच्छा, तो मैं आपको भी ये पॉइंट लिखवा देता हूँ। ये एक्चुअली मैंने लास्ट क्लास में कह रहा था, मैंने सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे, उसमें नहीं लिखवाया था मैंने आपको ये। सर No, एक्चुअली sir. पॉइंट्स में तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम हाँ ए सब टू बी, फंक्शंस के थे। ओके ओके, गॉट जैसे इट गॉट इट। रिलेशंस के थे। तो चलो आप ना इसको अभी नोट कर लो, है ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। अगर आप FOG का कंपोजिशन करते हो या GOF का कंपोजिशन करते हो और आइडेंटिटी आता है, तो इस केस में ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये शायद मैंने लिखवाया है, पता नहीं कि मुझे याद आ रहा है। ये नहीं लिखवाया पॉइंट मैंने आपको ये वाला। No, sir. नो सर। गड़बड़ होती है मेरे साथ ना, वो 2-3 बैच चलते हैं ना, पता ही नहीं चलता मैं किसमें क्या लिखा रहा हूँ, भूल जाता हूँ। अच्छा चलो, एक पॉइंट ये लिख लो, दूसरा पॉइंट ये लिखो। अगर आप f के अंदर f इनवर्स का कंपोजिशन कर रहे हो, और या फिर f इनवर्स के अंदर उसके फंक्शन का कंपोजिशन कर रहे हो, तो ये एक ही बात है। देखो तो ये भी आपका x आ जाता है बिना सॉल्व किए, डोमेन ही आ जाएगा जो यहाँ पे डोमेन होगा। तीसरा पॉइंट, अगर आप f और g का कंपोजिशन करके उसका इनवर्स निकाल रहे हो, ठीक है, FOG निकाला, और अच्छा वो ऑन टू वाला फॉर्मूला भी रह गया आपका, ठीक है मैं वो भी करवा दूंगा। ओके, तो पहला इसको कंप्लीट कर लेते हैं, वरना फिर ये छूट जाएगा बीच में। FOG का अगर मेरे को होल इनवर्स निकालना है, पहले FOG निकालो फिर होल इनवर्स निकालो। तो देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले G का इनवर्स निकालो और उसमें कंपोजिशन कर दो F इनवर्स का। इसको कुछ वो बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो, रिवर्सल लॉ हो गया। देखो ये रिवर्सल लॉ कहलाता है। और एक और पॉइंट लिखो, अगर आपने f के साथ f का कंपोजिशन किया, f के अंदर f को डाल दिया, और आंसर मान लो आपका आइडेंटिटी आ गया, यानी x आ गया आइडेंटिटी का मतलब, तो इसका मतलब ये होता है जो फंक्शन f है वो खुद ही का इन्वर्स है। मतलब अगर उस फंक्शन का इन्वर्स चाहिए तो वो इटसेल्फ हो जाता है। बस अभी फिलहाल आप ये 4 पॉइंट नोट करो। FOG निकाला, GOF निकाला, दोनों का आंसर x आया, मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन आया, तो एक दूसरे के इन्वर्स है।
उसी पॉइंट को मैंने सेकंड पॉइंट बना के लिख दिया। देखो अगर आप एफ के अंदर एफ इनवर्स का कंपोजिशन कर रहे हो या एफ इनवर्स के अंदर एफ का कंपोजिशन कर रहे हो तो भी आंसर आपका हमेशा आइडेंटिटी आएगा। और एफ ओ जी का अगर होल इनवर्स निकालना है तो यहाँ रिवर्सल लॉ हो जाएगा, यहाँ जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स हो जाएगा। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, अगर आप एफ के साथ एफ का कंपोजिशन कर रहे हो और वो आइडेंटिटी आ रहा है मतलब एक्स आ रहा है तो एफ और एफ इनवर्स आपस में सेम है। अब यही कहानी इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ हो रही है। हमें दिख रहा है कि ये फंक्शन का इनवर्स है और इसके डोमेन में यही वाला फंक्शन है जिसका ये इनवर्स है और यहाँ पे एक एक्स है। तो कुछ बच्चे इसका आंसर लिख देते हैं सीधा सीधा 2π/3। ये रॉन्ग हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपने इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में चेक ही नहीं किया। अब आपको याद हो गई है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगी और -90 डिग्री से नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, अब एक बात और सुनो जरा फटाफट से, मैं कुछ फ्रैक्शंस लिखूंगा जरा देखना। 3/5, 7/6, 2/3, 3/4, 13/6। ये कुछ मैंने स्पेशल फ्रैक्शंस लिए हैं। 3/5 1 से छोटा है 1 से बड़ा है, जल्दी बताओ। 3/5 छोटा। smaller, छोटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 2/5। छोटा है ना, क्योंकि 1 से 1 में से माइनस करने से आ जाएगा। अच्छा, यस 7/6 1 से बड़ा है 1 से छोटा है? बड़ा है। बड़ा bigger, है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 1 + 1/6, क्योंकि ये बड़ा है भी 1 में प्लस करके आएगा, है ना। अब बताओ 2/3 को क्या लिखो, 1 से छोटा है 1 से बड़ा है? 1 - 1/3, 1 छोटा है। minus 1 यस, by 1 - 1/3, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अच्छा, अब ये बता दो, ठीक है शशांक, ये बता दो 3/4 को कैसे लिखोगे आप? 1 - 1 1 minus - 4। 1/4, ठीक है। चलो अब ये बता दो 13/6 को क्या लिखोगे? सर वो सेकंड फ्रैक्शन निकालते सर है नॉर्मली। हाँ, मैं जान के ना देखो 1 में ले रहा हूँ। ये 1 का मतलब मालूम क्या है? ये क्वाड्रेंट आने वाले हैं देखो आपके पास अभी। 13/6 बताना जरा, ये क्या है? 2 + 1/6, यस, ये तो 2 से बड़ा है। 6 2 12 है, क्योंकि और उसके बाद बच रहा है 1/6, है ना। एक तो आपको ये सही में आना चाहिए जो मैं लिखवा रहा हूँ कि हम कैसे फ्रैक्शन को 1 माइनस या 2 प्लस या 2 माइनस कर रहे हैं। अब जैसे आपके पास फ्रैक्शन है 2π/3, देखो अब मैं इसको देखो कैसे ब्रेक करूंगा। 2π/3 का मतलब हो गया 1 - 1/3, लेकिन ये तो पाई भी है साथ में, तो मैंने 1 को हटा के 1π लिख दिया और यहाँ 1/3 की जगह π/3 लिख दिया। बताओ ये सही में आया कि 2π/3 को यस कैसे ब्रेक करना yes है? sir. तो इस तरह से जब आपका मालूम है कि ये एंगल ब्रांच में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बोलूंगा इसे तोड़ दो, ये ब्रांच में नहीं आ रहा है। अब आपने कैसे तोड़ना है, देखो ये मैं रब कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ये भी रब कर देते हैं। अब आपने देखो इसका सॉल्यूशन कैसे दिखाना है अपनी नोटबुक में। साइन इनवर्स को आप साइन इनवर्स लिखेंगे, आप साइन को साइन लिखेंगे, आप इसको ब्रेक करेंगे पाई माइनस π/3 में। थोड़ा सा यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम आएगा 11th क्लास वाला। साइन 180 माइनस थीटा, किसी को याद है साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है theta, ये हो गया Sin साइन theta. थीटा। और जैसे ही आपने इसको लिखा साइन थीटा, ये अपनी ब्रांच में आ चुका है, देखो 60 डिग्री बन चुका है ये। अब बताओ अगर ये अपनी ब्रांच में, तो अब आंसर क्या हुआ इसका? π/3. π/3, ये इसकी वैल्यू हो गई। ये जो π/3 है जो आपने निकाली है, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाली है, क्योंकि तो आपने इसको 5/3 कैसे आया? देखो साइन 180 माइनस थीटा, पाई का मतलब होता है 180। अगर हम 180 माइनस थीटा करते हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, यानी साइन थीटा के इक्वल देगा। तो हमने यही किया, साइन पाई में से π/3 जब माइनस किया तो साइन थीटा बन गया, ये मतलब π/3 बन गया। और जब ये π/3 बन गया तो साइन की ब्रांच में आ गया। ब्रांच है इसकी -90 से +90 डिग्री, और जैसी ब्रांच में आया तो ये तुरंत आपका एक्स रह गया इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। ये एफ इनवर्स के अंदर अगर एफ होगा तो अब ये एक्स आ गया। ओके सर। एक और देखो चलो, कॉस इनवर्स कॉस 5π/6। पहले मुझे कॉस की ब्रांच देख के बताओ कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 to π। 0 to π, 0 to 0 पाई to होती है। अब आप अपने इस एंगल को चेक करो, क्या ये पाई से छोटा है या पाई से बड़ा है? इस एंगल को चेक छोटा करो। है, pi से छोटा है। छोटा है. पाई से छोटा है, पाई से छोटा है, इसका मतलब ब्रांच में आ रहा है भाई, ये तो yes, है ना। अब जब Yes, ये ब्रांच sir. में आ रहा है तो इसका आंसर बोल दो डायरेक्ट, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 5 pi/3. 5π/6। 5π/6, क्योंकि ये तो ब्रांच में आ रहा था, तो उसको क्यों तोड़ना हमने? अच्छा फिर बताओ चलो, tan इनवर्स tan 2π/3, tan की ब्रांच बताओ।
minus pi by 2 minus pi by pi by 2 2 pi by 2. तो ये तो ब्रांच में नहीं आ रहा, वही जैसे साइन में नहीं आ रहा था ये, तो इसको ब्रेक कर लें अब जरा। देखो अब इसको कैसे ब्रेक किया हमने, tan 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस पाई बाई 3। अब बताओ tan पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होता है, 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में ले जा रहे हो, minus pi by 3 minus tan pi minus by pi 3 by माइनस tan थीटा। अब फिर प्रॉब्लम आ गई, tan इनवर्स के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब बताओ अगर tan इनवर्स अपने किसी क्वाड्रेंट में जाना चाहे इस ब्रांच में से, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा नेगेटिव वैल्यू को लेके, फर्स्ट में जाएगा या फोर्थ माइनस में? 5 fourth fourth फोर्थ में, quadrant है ना, क्योंकि tan की ब्रांच भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट है। और मैं आपको कह रहा हूँ tan इनवर्स के अंदर एक वैल्यू ऐसी है जो नेगेटिव नजर आ रही है, देखो ये नेगेटिव एंगल के साथ आ रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको फोर्थ में ले जाएंगे। अब बताओ फोर्थ में क्या तरीका बताया मैंने आपको, क्या लिखेंगे, tan, tan minus minus pi 5 by by 3 यस ऐसे लिख देंगे इसको, देखो। और अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो ये अपनी ब्रांच के अंदर आ चुका है, और अब इसकी वैल्यू हो गई है माइनस पाई बाई 3। काफी सारे आगे देखेंगे मैंने चैट बॉक्स। हाँ ठीक है, बताओ जी, क्लियर हुआ? yes अच्छा अब मेरे को ये Yes, बताओ ईमानदारी से, क्या मैं एक बार क्वाड्रेंट आपको समझा दूं, क्योंकि मुझे ये क्वाड्रेंट यूज करवाने हैं, देखो बार बार आपसे बार बार यूज करवाने होंगे। सबको क्वाड्रेंट क्लियर है ना, 180 प्लस थीटा ज्यादा नहीं यूज होंगे, और 180। एक बार फिर से करवा दो, लास्ट ईयर हमने किया चलो था। ठीक है, मैं ही पूछा yes था sir. ना, तो मैं क्वाड्रेंट सिस्टम आपको एक बार फिर नेक्स्ट क्लास में परसों से फिर करवा दूंगा एक बार। क्वाड्रेंट 5 मिनट का काम है, समझ जाओगे तो क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी सबको। आज का टॉपिक क्लियर हो गया वैसे जो हमने स्टार्टिंग की है चैप्टर की आज? Yes, sir. yes Yes sir. चलो ठीक है, तो परसों इसको कंटिन्यू करेंगे भैया, ठीक है, जय हिंद सर। ओके जय। thank you sir thank you sir Thank you sir. ओके जय। हाँ अगर अगर ब्रांच में है ना तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी ब्रांच में आ रहा है वो तो। ओके सर। चलिए जी फिर परसों मिलते हैं।